तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 27 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डाबिन को, जो कि लाइब्रेरी में काफी देर से फ्यूचर एंचॉल का इंतजार कर रही होती है। डाबिन को ऐसा लग रहा होता है कि फ्यूचर एंचॉल यानी कि जीनू, किम और डाबिन लाइब्रेरी में बैठ के नैन मटक्का करेंगे, लेकिन फ्यूचर एंचॉल को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता। और जब वो जिनशॉल के साथ लाइब्रेरी में आता है तो वो हैरान होकर देखता है कि डाबिन उसके सामने रो रही है। और ऑब्वियसली डाबिन इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसको यहाँ पे जिनशॉल को देख के बुरा लगा होता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, आखिर साला यहाँ पे चल क्या रहा है। डाबिन ने मुझसे कहा था कि उसको लाइब्रेरी आना है और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जिनशॉल के साथ आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनशॉल पढ़ाई में मेरी मदद करे। आखिर इस सब में रोने वाली बात क्या है? ये रो क्यों रही है? क्या सिगरेट छोड़ने की वजह से डाबिन का दिमाग खराब हो चुका है क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि डाबिन सोच रही थी? बट इतने में ही यहाँ पे वो छपरी लोग आ जाते हैं जो लाइब्रेरी में पहले से बैठे हुए थे और एक लौंडा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, क्या ये तो एक नंबर का गधा लग रहा है। क्या डाबिन इस गधे का इंतजार कर रही थी यहाँ पे? एंचॉल अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये नमूने कौन है? मुझे समझ आ गया है यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे लगता है इस वक्त डाबिन को किसी अपने ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो काफी ज्यादा फेमस होता। और डाबिन अभी रो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे जिनशॉल और मैं आए हैं जो कि फेमस नहीं है। अरे डाबिन, सच में ये लड़की काफी ज्यादा इमेच्योर है, इसमें अक्ल नहीं है। लेकिन हमें अच्छी तरीके से पता है कि डाबिन के रोने की वजह कुछ और है। डाबिन अभी काफी ज्यादा सैड लग रही होती है और अगल बगल के छपरी आपस में बोल रहे होते हैं, क्या डाबिन ऐसे ही लोगों के साथ घूमना पसंद करती है? लेकिन डाबिन तो एंचॉल की दोस्त थी, है ना? और ये उनके साथ लड़की कौन है जिसके पास सीटी है? ये तो सबको डीमेरिट्स देती रहती है ना? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ अभी वो अपनी सीटी बजा नहीं सकती है क्योंकि हम लाइब्रेरी के अंदर हैं। ये लड़की थोड़ी सी फ्री भी लगती है दिमाग से मुझे। लेकिन एंचॉल तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया होता है, इसलिए वो जिनशॉल को उठा के ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो आराम से बैठ के पढ़ सके। वैसे भी एंचॉल फालतू के लफड़ों में पढ़ के पास्ट वास्ट को चेंज करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। इसलिए एंचॉल यहाँ से जाते जाते अपने मन में कहता है, ये सारे के सारे छपरी एक दूसरे के साथ ही रहे तो इनके लिए यही अच्छा है। मुझे यहाँ पे जिनशॉल के साथ बैठ के पढ़ाई करनी है। वैसे भी मुझे डाबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाबिन को परेशान करेगा तो डाबिन खुद ही उसे फाड़ के रख देगी। लेकिन अभी जो लड़कियां होती हैं जो अब तक डाबिन से डर रही थी, अब उनकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपस में कहती हैं, हे, मैं तो सोच रही थी कि डाबिन काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डाबिन अब तक स्ट्रॉन्ग बनने की बस एक्टिंग कर रही थी? इसका मतलब डाबिन का बॉयफ्रेंड है, उसने ये भी हमसे झूठ कहा था, है ना? लेकिन अभी जो डाबिन होती है बेचारी चुपचाप से उदास होकर यहाँ से चले जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं डाबिन काफी ज्यादा अब तक रो चुकी होती है और इसके बाद अपना मेकअप सेट करते हुए खुद से बोल रही होती है, वेल, मुझे लगता है गलती मेरी ही है। जीनू मेरे साथ लाइब्रेरी आने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं रो रही थी उस वक्त मैं काफी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। लेकिन जो भी हो, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, कम से कम मेरी नाक तो नहीं बह रही है। जीनू को पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जीनू मुझसे काफी ज्यादा दूर बैठा हुआ है। क्या जीनू ये देख रहा है कि उसके पास और क्या क्या ऑप्शन है मेरे अलावा? हा 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 हा। सच में जीनू काफी ज्यादा क्यूट है। हा 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 हा। वहीं दूसरी तरफ जो जिनशॉल होती है फ्यूचर एंचॉल को समझाते हुए बोल रही होती है, इसे ध्यान से देखो, इसे नोटबुक कहते हैं और इसको पेन कहते हैं। एंचॉल कहता है, कमाल है, तो ये चीजें ऐसी दिखती हैं। लेकिन अभी जो छपरी लड़कियां यहाँ पे होती हैं आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि डाबिन हमेशा एंचॉल के साथ घूमती है ना? लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल रही है कि एंचॉल को डाबिन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये कुतिया अब तक हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। शायद जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच है, डाबिन एक नंबर की झूठी और लूजर है। डाबिन को ये सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कहती। वो अपने मन में बोल रही होती है, अगर जीनू यहाँ पे मौजूद नहीं होता तो अब तक मैं इन लड़कियों को फाड़ चुकी होती। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीनू की नजर में अच्छा बनना है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी मुझे इनकी बातों में ध्यान नहीं देना है। लेकिन आखिर ये कुतिया आपस में क्या क्या बड़बड़ाई जा रही है मेरे बारे में? तो खैर डाबिन इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देती और सीधा अपने गोल पे फोकस करती है, यानी कि जीनू किम के ऊपर। डाबिन जो लंच बॉक्सेस यहाँ पे पैक करके आई होती है वो जीनू को देते हुए कहती है, हे लूजर, क्या तुमने खाना खा लिया? जब मैं यहाँ लाइब्रेरी में आ रही थी तो बीच में मुझे कोई मिला था, उससे मैंने खरीदा था। ये लगता है ये सारे लंच बॉक्सेस बनाने के लिए किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये खिलाऊं। चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ तो जिनशॉल का क्या होगा फिर? फ्यूचर एंचॉल कहता है, अबे यहाँ पे आने से पहले हम लोग खाना खा चुके हैं। सड़क के साइड में जो ढाबा था वहाँ का खाना सच में काफी बढ़िया था। जिनशॉल कहती है,
क्या? लेकिन मैं अभी और ज्यादा खाना खा सकती हूँ। एंशियोल कहता है, नहीं टीचर, तुम मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हो, खाने के लिए नहीं आई हो। हा हा हा। ठीक है, इस बात के लिए मैं खुद को एक डीमेरिट देती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन इसके बाद हम साथ में चल के रामेन खा सकते हैं कुछ बाहर। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो ये बात तय हो चुकी है, इसके बाद हम खाने में जाएंगे। ये बातें सुनकर डाबिन बेचारी फिर से उदास हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारते हुए डाबिन जीनो किम को कहती है, ठीक है तो ऐसी बात है तो हम दोनों साथ में कम से कम पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ रामेन खा सकती हूँ, हम दोनों साथ में रामेन खाएंगे। एंशियोल कहता है, ओए अगर हम 3 लोग हो जाएंगे तो हम ज्यादा हो जाएंगे और हम एक दूसरे को सिर्फ डिस्टर्ब ही करेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और तुझे देख के ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं बल्कि खेलने के लिए आ रखी है। साथ ही साथ में एंशियोल अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्लास में टॉप मारना है ताकि पास्ट चेंज ना हो। लेकिन अभी जो अगल बगल की छपरी लड़कियां और लड़के होते हैं डाबिन को कहते हैं, हे गॉड, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार तूने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की बात कब करी होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि डाबिन एक लूजर है। तुमने देखा डाबिन के दोस्तों ने कैसे उसको पीछे छोड़ दिया। तुमने सही कहा, ये कुतिया तो किसी भी काम की नहीं है, इसके दोस्त इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसका मतलब अब तक ये एंशियोल का नाम लेके हमारे ऊपर हुक्म चला रही थी और इसी वजह से अब इसको देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सही कहा, और डाबिन ने एंशियोल का नाम लेके तुम्हारी लिपस्टिक भी ले ली थी। मुझे तो लग रहा था कि वो एंशियोल की दोस्त है इसलिए ऐसा सब कुछ कर सकती है। और वहाँ पे वो लूजर कौन है? ये वही लूजर है ना जिसकी डाबिन बात कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड है। डाबिन तो सच में एक नंबर की गधी है और किसी ने शायद सही कहा था कि प्यार अंधा होता है, इसलिए डाबिन ने अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पे सह ली होती है और बेचारी चुपचाप से लाइब्रेरी के बाहर बैठ के एक जगह पे अपना खाना खा रही होती है जो कि वो जीनो किम के लिए लाई थी, यानी कि फ्यूचर एंशियोल के लिए। खाना खाते हुए डाबिन खुद से बोल रही होती है, क्या इसमें इतना ज्यादा नमक क्यों है? चलो अच्छा ही हुआ कि जीनो ने यहाँ पे आने से पहले खाना खा लिया था, क्योंकि अगर वो ये खाना खा लेता तो वो मुझे कहता कि मैं बहुत बेकार खाना बनाती हूँ। यानी कि डाबिन जो बोल रही थी कि उसने ये खाना खरीदा है वो भी ये झूठ बोल रही थी, असल में ये सारा खाना उसने ही बनाया था फ्यूचर एंशियोल के लिए। और डाबिन बेचारी खुद से ही बात करते हुए बोल रही होती है, अगर जीनो ने पहले खाना नहीं खाया होता तो क्या वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाता यहाँ पे? लेकिन इतने में ही छपरी लड़कियां डाबिन के पीछे से आती हैं और उसके सर पे मिल्क शेक गिरा देती हैं जानबूझ के। डाबिन गुस्से में पीछे पलट के कहती है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन ये लड़कियां डाबिन का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे हमें माफ करना डाबिन, मुझे लगा तुम कोई और हो। वैसे तुम ये खाना यहाँ पे अकेले क्यों खा रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? अरे पहले उससे ये पूछ कि उसका बॉयफ्रेंड है भी या फिर नहीं। ए कुतिया, जो तूने मुझसे लिपस्टिक ली थी मेरी, मुझे वो वापस चाहिए। और दूसरी लड़की अब भी मिल्क शेक गिरा रही होती है डाबिन के सर के ऊपर और डाबिन गुस्से में खड़ी उठ के एक रैपट मारती है इसके मुंह पे और कहती है, ये ले कुतिया, तेरी लिपस्टिक तुझे वापस देती हूँ। लेकिन ये रैपट पड़ने से पहले ही डाबिन अपना हाथ बीच में ही रोक लेती है और चुपचाप से उदास होकर यहाँ से चले जाती है और बेचारी चुपचाप से वॉशरूम में जाके बैठ जाती है, बिल्कुल एकदम चुपचाप। और ये सब कुछ देख के छपरी लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, क्या वो चुपचाप से यहाँ से चले गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, वो एक लूजर है, वो बस ये उम्मीद करती है कि एंशियोल उसकी हर जगह मदद करे और कुछ भी नहीं। और इसका मतलब ये है कि अब हमें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें उस कुतिया को जान से मार देना चाहिए। लेकिन दरअसल डाबिन ने इन लड़कियों के रैपट इसलिए नहीं मारा होता है क्योंकि इन लड़कियों के पीछे से जीनो किम गुजर रहा था और डाबिन चाह रही होती है कि जीनो सोचे कि डाबिन बहुत ही संस्कारी लड़की है, लड़ाई वड़ाई नहीं करती, जिस वजह से वो और ज्यादा सुंदर दिखेगी जीनो किम को। इसीलिए बेचारी डाबिन वॉशरूम में बैठे बैठे रो रही होती है और खुद से कहती है, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि जीनो किम के सामने मैं अच्छी लगूं। मेरे पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मैंने यूट्यूब में भी चेक करा था कि जब लाइब्रेरी जाते हैं तो कौन से कपड़े पहनने चाहिए। मैंने स्पेशली जीनो किम के लिए कपड़े पहने और स्पेशली मैंने उसके लिए लंच बॉक्स बनाया। लेकिन जीनो किम वो एक नंबर का हरामजादा है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं उसको पसंद नहीं करूंगी। तो खैर इसके बाद फ्यूचर एंशियोल यानी कि जीनो किम थोड़ा सा ब्रेक लेके जा रहा होता है शायद वॉशरूम में, लेकिन बीच रास्ते में उसकी टक्कर हो जाती है कुछ छपरी लॉन्डो से। फ्यूचर एंशियोल का पहले ही दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि उससे पढ़ाई नहीं करी जा रही होती और अब ये लॉन्डे फ्यूचर एंशियोल से पंगा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए एंशियोल अपने मन में कहता है, अरे यार मैं जानता था यहाँ की लाइब्रेरी हमेशा एक वॉर जोन बनी रहती है, लेकिन अभी मैं इन हरामजादों को मार नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने इनको मारा तो पास्ट चेंज हो सकता है। ये लॉन्डे भी फ्यूचर एंशियोल को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, ये चंपू तो गैंगडोंग हाई स्कूल का है ना, जहाँ पे एंशियोल पढ़ता है। इन लॉन्डो का भी पूरा इरादा होता है यहाँ पे फ्यूचर एंशियोल को धोने का, लेकिन फ्यूचर एंशियोल को पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो पहले से पूरी तैयारी करके आया था। हम देखते हैं फ्यूचर एंशियोल अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जिसमें लिखा हुआ होता है 2। ये कार्ड एंशियोल इन सबको दिखाता है और कहता है, ओए
मैं उसका दूसरे नंबर का सेवक हूँ। यानी कि फ्यूचर एंचॉल यहाँ पे पास्ट एंचॉल की बात कर रहा होता है, और क्योंकि ये खुद एंचॉल ही है इसलिए इसको पता है कि पास्ट में एंचॉल ने एक सर्वेंट सिस्टम बनाया था, और उस सर्वेंट सिस्टम के बहुत ही तगड़े नियम और कानून थे, और वो सारे के सारे नियम और कानून खुद एंचॉल को तो पता ही होंगे। और एंचॉल ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि गैंगडोंग में काफी सारी जगहों पे लोग एंचॉल के नाम से फाइट कर रहे थे, यानी कि जबरदस्ती का बोल रहे थे कि एंचॉल हमारा दोस्त है। इसलिए एंचॉल ने सोचा था कि वो अपने ऑफिशियल सर्वेंट बना लेगा, और वही लोग एंचॉल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइट से बचने के लिए, क्योंकि एंचॉल का नाम जहाँ पे आ जाएगा तो सामने वाला बंदा एंचॉल के बंदों से फाइट नहीं करेगा। और एंचॉल को इस बात की अभी खुशी होती है कि उसने जो नियम बनाए थे वो सारे के सारे भूला नहीं है। वैसे फ्यूचर एंचॉल सोच रहा था कि यहाँ पे वो अपने आप को नंबर 1 का सर्वेंट बता दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो जाता, क्योंकि पास्ट एंचॉल ने जिनू किम को कभी भी अपना ऐसा वाला सर्वेंट बनाया नहीं था जो कि उसका नाम इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे ही सामने वाले बंदों को पता चलता है कि ये बंदा 2nd नंबर का सर्वेंट है एंचॉल का, तो ये बंदे चुपचाप से अपने घुटने टेक देते हैं। और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसे बहुत कम बंदे हैं जिनके पास नंबर 1 वाला सर्वेंट सर्टिफिकेट है। अगर मैं भी यहाँ पे नंबर 1 वाले सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता तो हो सकता था कि पास्ट चेंज हो जाता। और एंचॉल के सामने जो बंदे बैठे हुए होते हैं खुद ही अपने बाल नोचते हुए बोल रहे होते हैं, सर मैं नंबर 17 का बंदा हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आपको अपना टकला दिखाता हूँ। एंचॉल कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आराम से, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने बालों को इतना ज्यादा मत खींचो क्योंकि तुम ऐसे में टकले हो सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और एंचॉल को बोलूंगा कि तुम्हारे ऊपर दया करे। और एंचॉल के जाने के बाद ये बंदे अपने आप में बोल रहे होते हैं, आखिर ये बंदा नंबर 2 का सर्वेंट कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा। और एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मेरे पास सर्वेंट सर्टिफिकेट ना होता तो यहाँ पे सरवाइव करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो छपरी लड़कियां होती है वो जिनशॉल को परेशान कर रही होती है और कहती हैं, तो खुदिया कहीं कि तुझे अपने से मतलब रखना चाहिए, चाहे हम सिगरेट पिए या फिर कुछ भी, इससे तुझे क्या? आखिर तो हमारे सामने क्या डीमेरिट चिल्ला रही है बे? यानी कि जिनशॉल इन लोगों को भी डीमेरिट दे रही होती है, लेकिन ये लड़कियां दूसरे स्कूल की होती हैं। ये लड़कियां जिनशॉल को धमका रही होती है और जिनशॉल फिर भी इन्हें बोल रही होती है, तुम्हें मैं 10 डीमेरिट्स देती हूँ। छपरी लड़कियां आपस में बोल रही होती है, कैसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है क्या? और डाबिन जो कि ये सब कुछ छुप के देख रही होती है काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और खुद से कहती है, बेचारी जिनशॉल, इसलिए इसको इतनी ज्यादा हीरोइन नहीं बनना चाहिए। आखिर ये जीनू के साथ रामेन खाने अकेले कैसे जा सकती है? इसके साथ यही होना चाहिए। मैं जीनू की वाइफ हूँ, भले ही मैंने उसे तलाक दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनशॉल का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। मैं बस चुपचाप से यहाँ पे खड़ी होकर देखती रहूंगी कि जिनशॉल मार कैसे खाती है। अभी छपरी लड़कियां जिनशॉल से ऐसी मस्ती ले रहे होते हैं, लेकिन जिनशॉल एक का अंगूठा काट लेती है, जिस वजह से छपरी लड़की घुमा के एक रैबट मारती है जिनशॉल के। लेकिन ना जाने क्यों डाबिन अचानक से बाहर आ जाती है और इसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है और कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको मारो या फिर क्या करो, लेकिन इसके मुंह पे मत मारो, क्योंकि इसे अपने दिमाग से ही जीनू को बताना है कि कैसे पढ़ा जाता है, और इसके मुंह पे मारने से इसका दिमाग हिल सकता है, कुतियाओं कहीं की। छपरी लड़की डाबिन से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, क्या डाबिन, तुम छुप के हमें देख रही थी? क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है? तुम्हारे तो दोस्तों ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। क्या उस लड़के ने कभी तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है? या फिर तुम ऐसा सोच रही हो अगर तुम इस लड़की को बचा लोगी तो वो लड़का तुम्हें पसंद करने लग जाएगा? हा 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 हा। जिनशॉल कहती है, क्या हमने डाबिन को कभी भी छोड़ा नहीं है? डाबिन अपनी टोपी जिनशॉल के सर पे पहनाती है और कहती है, जिनशॉल तू बिल्कुल चुप हो जा। तो तुम लोग बोल रही हो कि मैं ये सब कुछ जीनू की वजह से कर रही हूँ? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं। बस बात यहाँ पे इतनी सी है कि एक बीवी को अपने पति के रखैल की रक्षा तो करनी ही होगी। इसलिए डाबिन अभी अपनी वॉच निकालने लगती है ताकि वो ठीक से इनको अपने हाथ की गर्मी का एहसास करवा सके। और गाइस, जिन लोगों ने अब तक अपनी उंगलियों की गर्मी का एहसास सब्सक्राइब बटन को नहीं करवाया है वो उसको भी करवा सकते हैं गर्मी का एहसास। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।